नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश कुमार पाराशर और आज अपन वापस मिले हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर अपन जिसे कहते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, ठीक है, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को समझना जरूरी है कि आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। तो आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के सभी नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए, सभी फैसिलिटीज क्या करवा सके, प्रोवाइड करवा सके, ये प्रयास गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, इसके लिए वो क्या करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का सहारा लेती है कि किस प्रकार से वो अपने आर्थिक हितों को कैसे साध पाएगी। तो ये क्या होती है, आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले है आर्थिक नियोजन का अर्थ। ठीक है, आर्थिक नियोजन के अर्थ में अपन क्या समझते हैं, स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, प्राथमिकताओं के अनुसार क्या है, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग के अनुसार, देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक, अब यहां से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं, विकासात्मक परियोजनाओं यानी जो कि देश के डेवलपमेंट के लिए क्या करी हो, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली जो स्कीम्स हैं, दैट इज विकासात्मक परियोजनाएं या विकासात्मक क्रियाएं कह सकते हैं अपन, में प्रयोग करना क्या कहलाता है, परियोजनाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन आर्थिक नियोजन का ये जो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रैक्टिकल्स करती है कि भाई, अब प्रयोग का मतलब क्या है कि भाई वो चीज सफल भी हो सकती है और असफल भी हो सकती है। अपन ने कोई प्रैक्टिकल किया, कोई प्रयोग किया, तो जरूरी थोड़ी है वो सफल ही हो, असफल भी हो सकता है। लेकिन जब बड़े बड़े रणनीतिकार बैठते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, अर्थशास्त्री बैठते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें क्या हो, उनकी सफल हो और वो क्या कर सके, अपने देश का आर्थिक विकास कर सके। तो आर्थिक विकास के लिए क्या किया जाता है, आर्थिक नियोजन किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। तो स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों में देश के जितने भी जो खनिज भंडार आते हैं वो तो है ही, साथ में जो देश की जनता है, देश का वर्क फोर्स है, देश के जितनी भी क्या है इंटेलेक्चुअल्स पर्सन है, उन सबको क्या माना जाता है, देश के संसाधन माना जाता है, का विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में प्रयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो ये तो है दोस्तों क्या, आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। आर्थिक नियोजन क्या है, अगर अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्थिक नियोजन, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। आर्थिक नियोजन एक संगठित
आर्थिक क्या है? प्रयास है। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। अब जिसमें अब आर्थिक संगठित आर्थिक प्रयास तो है ही, आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास तो है ही, मतलब एक इकोनॉमिक क्या है? एक्सरसाइज है, एक इकोनॉमिक प्लानिंग है। किसके लिए? लेकिन संगठित, ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा ही नहीं है कि तुक्के में कोई भी कहीं पे भी कुछ चीज लगा दे। कैसी है? संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक प्रैक्टिकल, जो कि राज्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों, जो कि जिसमें राज्य द्वारा, अब राज्य द्वारा मतलब किसी देश द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक, इसी में ही मैं आपको लिख के बताता हूं, मैं आर्थिक प्रयास है, आर्थिक प्रयास है जिसमें देश द्वारा आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों को, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में क्या? प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय, निश्चित अवधि में प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, मतलब कोई भी नेचुरल संसाधन हो जो कि नेचर से मिलता हो, आर्थिक, प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधन, ठीक है। मतलब प्राकृतिक जो कि नेचर से मिल रहे हैं, आर्थिक जो कि इकोनॉमी से मिल रहे हैं, और मानवीय संसाधन जो कि मानव संसाधन, जो कि अपन पर्टिकुलर कोई भी सिटीजन है किसी कंट्री का विवेकपूर्ण ढंग से, मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण, अब विवेकपूर्ण भी होना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल, ठीक है, विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल है, तो आर्थिक नियोजन क्या है? एक संगठित प्रयास है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें देश द्वारा आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की एक निश्चित अवधि में प्राप्ति के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने कोई गोल डिसाइड कर दिया कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपन को पर्टिकुलर क्या लेना है, ये चीजें देश में लागू करनी है, या देश में इन चीजों को क्या करवाना है? मुहैया करवाना है। तो जिसमें देश द्वारा आर्थिक सामाजिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य कि भाई देश का हर नागरिक के पास उसका पर्सनल घर हो, ये तो क्या हो गया? आर्थिक लक्ष्य। सामाजिक लक्ष्य कि देश में, जैसे सामाजिक लक्ष्य में अपन कह सकते हैं कि जैसे शौचालय मुक्त हो भारत, तो ये क्या है? कि सोशल इशू है, सोशल टारगेट है कि देश में क्या हो? सारी जगह पे शौचालय मुक्त हो, खुले में शौचालय मुक्त हो। तो देश में देश द्वारा आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की एक निश्चित अवधि, अब इसमें बात है निश्चित अवधि में, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, भाई उसमें निश्चित अवधि होती है कि भाई फला वर्ष तक, भाई 2025 तक, 2024 तक हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। तो कि एक निश्चित अवधि में प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल है, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन आपको मेरे ख्याल में अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। भाई नियोजन अपन कर रहे हैं, लेकिन अपन क्यों कर रहे हैं? तो क्या है? आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो अपन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। सबसे पहला क्या है? संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब हर पर्सन के पास जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास लॉजिकली पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि जो एसेंशियल रिसोर्सेज है जिनको सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान है, इनकी सभी को क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है या जो बहुत ज्यादा क्या करता है, अपनी पावर रखता है, वो ही इनको खरीद सके। तो इसके लिए संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना, ये भी एक प्लानिंग का क्या होता है? मोटिव होता है। जैसे राशन वाली व्यवस्था है वो क्यों की गई है? ताकि गरीबों तक भी अनाज पहुंच सके। तो क्या है? आर्थिक नियोजन की में क्या है? कोई स्कीम थी, राशन वाली स्कीम, जो कि अभी तक लागू है। दूसरा है निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना। निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना। टू रिमूव द पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना मतलब सरकार का उद्देश्य क्या रहता है कि देश में जो गरीबी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से तो पूरे प्रयास करती है, और बेरोजगारी की, हर व्यक्ति को क्या हो? रोजगार मिले। तीसरा इसका उद्देश्य होता है आधारभूत ढांचे का विकास करना। क्या होता है? आधारभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे का विकास करना। अब आधारभूत ढांचे क्या होते हैं? आधारभूत ढांचे से मतलब है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब देश में सड़कें तो सही से बनी हुई हैं, देश में प्रॉपर सभी को अस्पताल की सुविधा तो मिल रही है, हर जिले में हर कस्बे में एक अस्पताल तो है, अस्पताल की बिल्डिंग तो है, एक स्कूल है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं। तो ये सब क्या है? आधारभूत ढांचे। तो इन आधारभूत ढांचों का विकास करना भी किसकी श्रेणी में, किसके उसमें आता है? अंडर में, आर्थिक नियोजनों के उद्देश्य के अंडर में। दूसरा है कृषि एवं उद्योगों को समन्वित विकास करना। कृषि एवं उद्योगों का, ठीक है, उद्योगों का समन्वित विकास करना। ठीक है, मतलब जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इन सब का
कैसा समन्वित विकास, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी क्या किया जाता है, आर्थिक नियोजन किया जाता है। तो ये भी किसमें है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में है। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्या आता है, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण। ठीक है, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण। आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण मतलब किसी देश को जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, किसी देश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करने में ज्यादा क्या नहीं हो, ज्यादा इंपोर्ट ना करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने का प्रयास करे लेकिन इंपोर्ट कम से कम करे, तो आत्मनिर्भर बने। अभी आपने सुना होगा मोदी जी की क्या परियोजना है, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने क्या नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। तो वो भी क्या है, उनकी एक आर्थिक नियोजन का एक प्रकार है जिसमें वो आत्मनिर्भरता को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और आधुनिकीकरण मतलब सारी की जितनी भी आधुनिक सुविधाएं, जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपको क्या प्रोवाइड हो सके, आपको हर क्षेत्र में मॉडर्न फैसिलिटीज का आप यूज कर सके, आपको मॉडर्न क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके, मॉडर्न हेल्थ क्या मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके। तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आर्थिक नियोजन करती है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण है निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, निवेश एवं पूंजी निर्माण मतलब किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट को और कैपिटल क्रिएशन, मतलब देश में जो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा जितना ज्यादा मार्केट में आएगा, जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा, जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा, देश की इकोनॉमी, देश की जीडीपी उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेगी, देश के में उतना ही क्या होगा, निर्धनता एवं बेरोजगारी उतनी ही ज्यादा दूर होगी। ठीक है, तो ये है आर्थिक नियोजनों के मुख्य उद्देश्य हैं जो किसी भी देश को आर्थिक नियोजन को लागू करते समय इन पे विचार किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने ये समझ लिया आर्थिक नियोजन होता क्या है, अपन ने ये समझ लिया आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। अब है नियोजन के प्रकार। ठीक है, अब क्या है, आर्थिक नियोजन के प्रकार। तो आर्थिक नियोजन के प्रकार में आप मतलब मुख्य रूप से कह सकते हो 4 प्रकार से आप आर्थिक नियोजन कर सकते हो। ठीक है, 4 प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आर्थिक नियोजन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले है राज्य के हस्तक्षेप के आधार, राज्य के हस्तक्षेप के आधार, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर हो गया। दूसरा क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर। रणनीति के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, मतलब आपका जो टारगेट है उसकी आप किस टाइप से आप क्या कर रहे हो, उसकी तरफ गोल कर रहे हो। योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, योजना निर्माण की प्रक्रिया
योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। मतलब आपने जो योजना बनाई है उसको बनाते समय उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को कैसे आपने फॉलो किया, किस प्रोसीजर से आपने फॉलो किया है, तो उसके आधार पर आप किसको डिवाइड कर सकते हो, आर्थिक नियोजन को डिवाइड कर सकते हो। और दूसरा है क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर। लास्ट क्या है, क्षेत्रीय व्यापकता। क्या है लास्ट में, क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, व्यापकता के आधार पर। ठीक है, तो क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर और राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। अब अपन देखते हैं कि ये भी आगे फर्दर डिवाइड है। तो राज्य के हस्तक्षेप के आधार में सबसे पहला आता है आदेशात्मक नियोजन। क्या आता है सबसे पहला, आदेशात्मक नियोजन। अभी अपन इनको समझेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर होता है आदेशात्मक नियोजन, आदेशात्मक नियोजन पहला तो, और दूसरा होता है निर्देशात्मक। निर्देशात्मक नियोजन। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि भाई आदेशात्मक, जिसमें जो राज्य है वो क्या देता है, ऑर्डर देता है कि आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। और दूसरा है निर्देश, आपको क्या करे, इंडिकेटिव, कि भाई आपको ये चीज करनी चाहिए, आप इस चीज को करिए, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। डायरेक्टली नहीं कहती, वो उसको प्रमोट करती है। ठीक है, और आदेशात्मक में तो रूडली आपको भाई ये करना है तो करना है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर होता है, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर आप इसको संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, ठीक है, संरचनात्मक नियोजन और प्रकार्यात्मक नियोजन। ठीक है, संरचनात्मक नियोजन और प्रकार्यात्मक नियोजन। दूसरा, योजना की प्रक्रिया के आधार पर में केंद्रीकृत योजना और विकेंद्रीकृत योजना, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, केंद्रीकृत क्या है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। मतलब कि वो सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा आ जाता है क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, मतलब वो राष्ट्रीय नियोजन है या क्षेत्रीय नियोजन है। राष्ट्रीय नियोजन है या फिर क्षेत्रीय नियोजन है, क्षेत्रीय नियोजन। अब मैं आपको इनको एक एक को समझाता हूं। तो सबसे पहले है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, जिसमें है आदेशात्मक नियोजन। जिसमें क्या है, आदेशात्मक नियोजन। तो आदेशात्मक नियोजन की क्या खासियत है दोस्तों, आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। भाई आदेश कौन देगा, आदेश कौन देगा, केंद्र में जो आपका, राज्य में जो आपकी सरकार है,
देखो पॉलिटी में जो राज्य है वो देश के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टेट देश के लिए यूज होता है, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्य नहीं, राज्य देश के लिए, ठीक है। तो आदेशात्मक नियोजन किसमें होता है? एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, पहली बात तो क्यों है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें क्या होता है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका डायरेक्ट क्या होता है, इंटरवीन होता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है किसमें? योजना में। जैसे गवर्नमेंट ने कोई आदेश दिया कि भाई फला फला योजना है, आपको इसको लागू करना है, तो आपको इसको लागू करना है, ये चीज जब गवर्नमेंट ने बोली तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके लिए ऑर्डर निकालेगी और जितनी भी उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे उस ऑर्डर को मानने के लिए, और उस नियोजन के रेस्पेक्ट में उस नियोजन को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उनको क्या करा, बोला, मतलब डायरेक्ट कोई ऑर्डर निकाला, बोला ऐसे पर्टिकुलर जा जाके तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऑर्डर निकाला कि भाई आपको ये चीज करनी है। तो आदेशात्मक नियोजन क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था है, और दूसरी चीज राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। व्यापक मतलब एलाबोरेट, पूरे के पूरे कंट्री में, पूरे के पूरे आपके राज्य में, ठीक है। और इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहते हैं। आदेशात्मक नियोजन को क्या भी कहते हैं, केंद्रीकृत नियोजन भी कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर में आदेशात्मक नियोजन समझ में आ गया। अब दूसरा है निर्देशात्मक नियोजन। दूसरा क्या है दोस्तों, निर्देशात्मक नियोजन। तो निर्देशात्मक नियोजन की जब अपन बात करते हैं तो निर्देशात्मक नियोजन एक क्या है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। मतलब अपन इसको भी साथ में देखते हुए चल रहे हैं। अब वो अलग समझेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड क्या होती है, लेकिन अपन इनमें भी डिवाइड कर रहे हैं कि भाई ये तो सेंट्रलाइज्ड है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर आदेशात्मक नियोजन निम्न में से किस प्रकार का नियोजन है, केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, ए और ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आएगा, केंद्रीकृत नियोजन। अब बात आती है निर्देशात्मक नियोजन। आदेशात्मक में तो क्या है, आदेश दे दिया गवर्नमेंट ने सीधा, लेकिन निर्देशात्मक में उन्होंने क्या दिया, निर्देश दिया। क्या दिया, निर्देश दिया, इंडिकेशन दिया। ये जस्ट क्या, इसमें क्या था, डायरेक्ट रोल था राज्य का, मतलब गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल था किसमें, योजना को लागू करवाने में। योजना को लागू करवाने में गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल था। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट क्या करे, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट बॉडीज है, उनसे डायरेक्टली क्या करा, एक ऑर्डर निकाला कि भाई आपको इस योजना को लागू करना है। तो ये तो क्या हो गया, आदेशात्मक नियोजन। लेकिन अब है निर्देशात्मक नियोजन। तो निर्देशात्मक नियोजन में उस गवर्नमेंट क्या करती है, निर्देश देती है, इंडिकेशन देती है, ठीक है। जैसे कोई योजना है, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जैसे अभी चल रही है कि भाई सौर ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की क्या योजना है कि भाई जो भी सौर ऊर्जा लगवाएगा अपने घर पे, या फिर जो भी कंपनी सौर ऊर्जा लगवाएगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 25% सब्सिडी देंगे, 30% सब्सिडी देंगे। तो ये क्या है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम उसको निर्देश दे रहे हैं। एक तरीके से ये निर्देश किसमें होगा, दूसरे सेंस में। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। दूसरी चीज, इसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक, सिर्फ संकेत देती है, इंडिकेशन देती है, और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इंटरवीन होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इंटरवीन होता है और इसमें इनडायरेक्ट इंटरवीन होता है। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूशन से कोई ऑर्डर निकाल के नहीं बोलेगी कि आपको इस योजना को लागू करना है। गवर्नमेंट एक नोटिस जारी करेगी कि सिर्फ आपको क्या करना है, जो ऐसा ऐसा करेगा उसको हम ये लाभ देंगे, जो ऐसा ऐसा करेगा उसको हम वो सुविधाएं देंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से निर्देशात्मक, उसको प्रमोट करा। तो इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई। तो ये चीज समझ में आ गई आपके लिए कि आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर अपन ने पढ़े हैं। तो ये तो था आर्थिक नियोजन का राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर बाइफर्गेशन। अब अपन बात करते हैं लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर। भाई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल ली,
अब गवर्नमेंट को क्या करना है, उस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, उस स्कीम का क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। तो उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले संरचनात्मक नियोजन आता है, ठीक है। संरचनात्मक नियोजन क्या होता है, यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जाए। जैसे अब संरचनात्मक मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपने पूरा का पूरा उसका क्या चेंज कर दिया, संरचना पूरी की पूरी आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दी। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे जब भारत आजाद हुआ था। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जिनके जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे क्या करी, उनकी जमीन छीन ली और उनको जो किसान हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो संरचनात्मक नियोजन क्या है, जिसमें कि की पूरी आपकी संरचना को ही क्या कर दे, जो आपकी सरकार है, जो आपका राज्य है, वो बदल दे। जैसे मैंने क्या बताया आपको, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो पूरे देश में इस चीज का विरोध हुआ था, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। अगर अपन हाल ही में बात करें करंट की, तो अभी गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है कि वो कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रही है, संरचनात्मक नियोजन कर रही है। एपीएमसीज को कहा जा रहा है, एपीएमसीज हटाए जा रहे हैं। ये देखो अपना वाइड मुद्दा है, कभी अगर समय मिला तो आपकी एग्रीकल्चर बिल्स पे भी क्लास हो सकती है। लेकिन जो संरचनात्मक नियोजन है ये उसका एग्जाम्पल है कि आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। पहले क्या स्ट्रक्चर था कि जो किसान है वो सिर्फ एपीएमसी में ही बेचने के लिए बाध्य है, और वो भी अपनी एपीएमसी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको आप क्या कहते हो, मंडी कहते हो, ठीक है, टेक्निकल टर्म है एपीएमसी। तो अब गवर्नमेंट ने संरचना चेंज कर दी। क्या संरचना चेंज कर दी कि आप पूरे भारत में कहीं पे भी अपना माल क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो ये क्या कर दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ऐसे ही ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप इससे एग्रीकल्चर बिल्स को लेके मतलब एक तरीके से वो मत करना, कोई अपना माइंड में कोई आइडियोलॉजी मत क्रिएट करना। सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, संरचनात्मक नियोजन का, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी संरचना को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। जैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और प्रेजेंट सिनारियो में देखें तो जो कृषि बिल है ये भी संरचनात्मक नियोजन के टाइप है। अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक नियोजन। अब ये जस्ट इसका विपरीत है। अब इनमें ये दोनों विपरीत थे, इनमें ये दोनों विपरीत है। भाई क्यों विपरीत है, इसमें आपने पूरी की पूरे स्ट्रक्चर को हिला दिया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिए, ठीक है, लेकिन इसमें आपने स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन काम करने का तरीका बदल लिया, ठीक है। पहले जिन संसाधनों से आप जैसे काम करते थे, अब आपने काम करने का तरीका बदल दिया। यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसके बजाय आप क्या करते हो, अनुकूलतम दोहन की रणनीति, मतलब इसी तरीके से अपन ज्यादा से ज्यादा क्या उठा सके, लाभ उठा सके, दैट इज अनुकूलतम दोहन। इसको अनुकूलतम दोहन का सिद्धांत कहते हैं। ये आप अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल जो डीप अर्थशास्त्र है वहां पर आप पढ़ते हैं अनुकूलतम दोहन का सिद्धांत, ठीक है। तो अनुकूलतम दोहन आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हरित क्रांति हुई थी दोस्तों। जब भारत में हरित क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी, ये क्रांतियों की आपकी सेपरेट क्लास लेंगे हम। तो हरित क्रांति हुई थी, उसमें क्या करा था भाई, खेत वही थे, किसान वही थे, लेकिन काम करने का तरीका बढ़ा दिया था, चेंज कर दिया। काम करने का उस टाइम क्या कर दिया था, तरीका चेंज कर दिया था। तो काम करने का तरीका चेंज कर दिया था, तो क्या करा था उस टाइम काम करने के तरीके चेंज करने में हरित क्रांति में, कि भाई आप क्या लेके आए, आप हाइब्रिड बीज लेके आए, हाइब्रिड सीड्स लेके आए, जो ज्यादा यील्ड देते हैं, ज्यादा उपज देते हैं। आपने किनका यूज करा, पेस्टिसाइड्स का यूज करा, ताकि आपके जो फसल है उस पर पेस्ट नहीं लगे, आप कीड़े नहीं लगे। आपने फर्टिलाइजर्स का यूज करा, आपने जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के यूज करने से क्या है, यील्ड ज्यादा हो गई। तो ये सब चीजें क्या है, प्रकार्यात्मक, मतलब आपने फंक्शनल, आपने क्या कर दिया, फंक्शनल चेंज कर दिया। तो एक तो है संरचनात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल प्लानिंग और ये क्या है, फंक्शनल प्लानिंग। पूरी के पूरे अगर आपने स्ट्रक्चर को हिला के फिर वही काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, संरचनात्मक नियोजन। प्रकार्यात्मक नियोजन, अगर संरचना वैसी की वैसी है, स्वामित्व ढांचा सब कुछ, संपत्ति वगैरह सब वैसी की वैसी है, जितनी भी अपनी असेट्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करा, लेकिन काम करने का तरीका बदल दिया, तो वो क्या हो गया, प्रकार्यात्मक नियोजन। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन आगे चलते हैं योजना निर्माण की प्रकृति के आधार पर। तो योजना निर्माण की प्रकृति के आधार पर अपन ने दो टाइप के पढ़े, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। अब दोस्तों मेन चीज समझने की है कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्या होता है। केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी क्या करना है, कोई भी आपको योजना चलानी है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जनधन योजना थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एक क्या थी, केंद्रीकृत योजना थी। उसमें राज्य ने ऊपर से, इसे ऊपर से नीचे की नियोजन भी कहते हैं। ठीक है, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि ऊपर से नीचे की और नियोजन निम्न में से किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको टिक करना क्या है, केंद्रीयकृत नियोजन। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे मतलब राज्य ऊपर, इस जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर निकालेगी और नीचे आते आते बिल्कुल आपके ग्रामीण लेवल तक, आपके ब्लॉक लेवल तक, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, आपके विलेज लेवल तक, आपके पंचायत लेवल तक क्या होगा, वो योजना का लाभ पहुंचेगा। तो ये तो क्या हो गई सेंट्रलाइज्ड। अब एक होगी डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता होती है। ठीक है, इसमें मतलब नीचे से ऊपर की ओर नियोजन होता है। इसको नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें क्या है, आम नागरिक भी क्या होता है, शामिल होता है। मतलब जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत योजना है। ठीक है, स्वच्छ भारत योजना क्या है, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो चलाई तो राज्य सरकार के द्वारा ही गई थी, लेकिन वो मतलब आपके सेंटर द्वारा ही चलाई गई थी, लेकिन इसमें हर व्यक्ति का सहयोग था। हर व्यक्ति, अब इसमें केंद्र सरकार ऊपर से सीधा चाहे तो इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकती, लेकिन केंद्रीय योजना है जनधन योजना, उसमें केंद्र सरकार ने इंप्लीमेंटेशन किया। कैसे करा, बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्ट ऑर्डर दिए। अपन ने पढ़ा था ना आदेशात्मक और केंद्रीकृत नियोजन। आदेशात्मक नियोजन कैसा होता है, केंद्रीकृत। क्यों, क्योंकि आदेश दे दिया बैंकों को कि आपको क्या करना है, हर व्यक्ति का क्या करना है, खाता खोलना है, जीरो बैलेंस अकाउंट। तो वो क्या हो गया, केंद्रीकृत नियोजन। अब विकेंद्रीकृत, इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ निर्देश दिया कि आपको क्या करना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। तो अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं इसको। ठीक है, स्वच्छ भारत स्कीम, तो उसमें क्या है, हर व्यक्ति किससे अपने आप को जोड़ा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हर व्यक्ति जुड़ा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, विकेंद्रीकृत नियोजन। तो आप अच्छे से समझ गए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई केंद्रीकृत नियोजन निम्न में से किसे कहते हैं, तो आदेशात्मक नियोजन केंद्रीकृत नियोजन हो सकता है, या फिर वाइस वर्स, आदेशात्मक नियोजन कौन सा नियोजन है निम्न में से, केंद्रीकृत नियोजन, या फिर विकेंद्रीकृत नियोजन कौन सा है, निर्देशात्मक नियोजन, या फिर वाइस वर्स, निर्देशात्मक नियोजन विकेंद्रीकृत नियोजन है। दूसरी चीज, केंद्रीकृत नियोजन को ऊपर से नीचे का, क्यों, क्योंकि इसमें राज्य ऊपर से नीचे आदेश देके नीचे तक क्या करवाता है, उसको इंप्लीमेंटेशन करवाता है, प्लानिंग करवाता है। तो वो क्या हो गया, केंद्रीकृत, ऊपर से नीचे की नियोजन। और विकेंद्रीकृत नियोजन में क्या हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ, कि भाई हर आदमी, देश का हर नागरिक उसमें क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। राज्य सरकार सहयोग कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल बॉडी है वो सहयोग कर रही है, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत सहयोग कर रही है। तो ये सब सहयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, विकेंद्रीकृत नियोजन है। तो आप योजना निर्माण की प्रकृति के आधार पर अच्छे से समझ गए होंगे। अब है क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, जो कि मैं मानता हूं आपको समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल आसान है। राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। भाई राष्ट्रीय नियोजन क्या है, नेशनल प्लानिंग, मतलब एक कोई योजना है जिसको आप पूरे के पूरे नेशन में इंप्लीमेंट कर लो। वापस मैं एग्जांपल दूंगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का,
क्योंकि उसका पूरे भारत में, भाई जब शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं को लागू एवं रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो वो राष्ट्रीयकृत नियोजन होता है। ठीक है, जैसे जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो क्या थी, राष्ट्रीयकृत नियोजन था ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई पर्टिकुलर स्टेट में ही चलेंगी, भाई राजस्थान में ही चलेगी, गुजरात में ही चलेगी, या फिर तमिलनाडु में ही चलेगी, या फिर केरल में ही चलेगी, या आंध्र प्रदेश में चलेगी, या मणिपुर में चलेगी, या सिक्किम में चलेगी, ऐसा कुछ नहीं, पूरे के पूरे देश में लागू होगी। तो वो होती है राष्ट्रीय नियोजन। जैसे जनधन योजना, बिल्कुल देखो लेटेस्ट एग्जांपल से समझने में आपको आसानी होगी ताकि आप उसको कोरिलेट कर सके, क्योंकि जनधन योजना क्या था, पूरे के पूरे भारत के जितने भी लोग थे उन सबको उसमें क्या सहयोग था। तो अब है क्षेत्रीय नियोजन। जैसा कि आपको पता लगता है कि पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, कि भाई इस एरिया को ही अपन को क्या करना है, इस एरिया में ही इस चीज का डेवलपमेंट हो सकता है तो उसके डेवलपमेंट को क्या करना, प्रमोट करना। जैसे आपने अभी जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी में जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, जिन्हें अपन 7 सिस्टर्स कहते हैं, जिनमें कौन कौन आता है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं, इन 7 सिस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या स्कीम है, लुक ईस्ट पॉलिसी। उसमें मोदी जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसका स्कीम क्या है कि ये जो इंडिया का पोर्शन है, इस पोर्शन का डेवलपमेंट करना। इस पोर्शन में संसाधनों की प्रचुरता है, आपको पता है हर प्रकार के यहां पे संसाधन इजीली मिल जाते हैं। भारत में जो तेल भंडार है वो भी आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में ही पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये क्या है, क्षेत्रीय नियोजन, कि भाई पर्टिकुलर आपने एरिया को टारगेट किया। ठीक है, कि भाई उस एरिया में अपन को ये विकास करना है। अब जैसे इसका और दूसरा एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं, अपन चलो इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना समझना है कि राष्ट्रीय नियोजन तो क्या हो गया, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए हो, और क्षेत्रीय नियोजन क्या हो गया, जो कि अपन पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो ये थे आर्थिक नियोजन के प्रकार, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बाद मैं मानता हूं कि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसको गलत करना नहीं चाहेंगे, और बिल्कुल गलत वो होगा भी नहीं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब है भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। अपन ने उद्देश्य पढ़े थे नियोजन के शुरू में कि भाई उद्देश्य क्या होते हैं, लेकिन अब अपन को यह समझना है कि जो भारत में पर्टिकुलर प्लानिंग होती है इकोनॉमिक, इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखो, ये आपको सिर्फ पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिए कि भारत की जो आर्थिक नियोजन की योजना है उसकी क्या विशेषता है। तो भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप निर्देशात्मक व्यवस्था के से ज्यादा इसे प्राय प्रेरणा द्वारा नियोजन भी कहते हैं। ठीक है, इंस्पायर करके। ठीक है, भारत में ज्यादा आदेशात्मक नियोजन नहीं होता, भारत में ज्यादा क्या होता है, प्रेरणा द्वारा नियोजन, इंस्पायर करके। जैसे इंस्पायर किया गया था कि भाई स्वच्छ भारत है स्कीम, आप क्या करो, अपने भारत को स्वच्छ बनाओ, मतलब लोगों को किससे, इमोशनली कनेक्ट करके, उनको इमोशनली क्या करके, इंस्पायर्ड करके क्या करना, योजना का हिस्सा बनाना। तो भारत की एक ये सबसे बड़ी क्या है, खासियत है कि प्रेरणा द्वारा प्लानिंग की जाती है, प्रेरणा द्वारा इंस्पायर करके आप प्लानिंग करते हैं। इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत है, सेंट्रल डायरेक्ट। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स ऐसी होती हैं, देखो कई स्कीम्स तो ऐसी होती हैं जिनको सेंटर को डायरेक्ट ऑर्डर देके ही इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है, लेकिन कुछ स्कीम ऐसी हैं जो सेंटर क्या करता है, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में स्टार्ट करता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद करो दोस्तों मेरी पहली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि
आपके जो एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया की कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत की इकोनॉमी में क्या है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। भाई सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब है सोशलिस्ट इकोनॉमी, निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इन दोनों का क्या है? अच्छे से सहयोग है। तो अच्छे से सहयोग होने के कारण क्या है? क्या योजना बनाई गई? अच्छे से सहयोग होने के कारण भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये भी भारत के मतलब आर्थिक नियोजनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से एक है। इसके बाद इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्व शामिल है। वही चीज भाई, समाजवादी और पूंजीवादी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही क्या है? शामिल है। तो ये भी क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। और एक महत्वपूर्ण विशेषता अंतिम और है कि प्रारंभिक योजनाओं में ढांचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, जो भारी उद्योग है, हैवी इंडस्ट्रीज होती है जिनमें बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, और जो हैवी इंडस्ट्री है कोल माइनिंग की है, पेट्रोल माइनिंग की, तो ये सब हैवी इंडस्ट्रीज होती है। इन हैवी इंडस्ट्रीज को क्या करना? प्रमोट करना। ये क्या है? ढांचागत और आधारभूत इन दोनों में ही परिवर्तन किया गया था। अब अपन बात करते हैं नियोजन के उद्देश्य तथा योजनाओं के उद्देश्य। ठीक है, इस पे लेकिन अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन अगली क्लास में अब बात करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।